नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी की 5th क्लास होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम की धाराएं डिस्कस करेंगे भाई। इससे पहले हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है कि कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। सेकंड क्लास में हमने इतिहास के बारे में डिस्कस किया है और थर्ड क्लास में जब हमने संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटी का संविधान में कहां पे वर्णन दिया हुआ है, और फोर्थ क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था कि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अध्याय भी जैसे कि 20 अध्याय हैं वो हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई धाराएं। 132 धाराएं हैं। आज की क्लास में हम 1 से लेकर 15 तक धाराएं पढ़ेंगे। बिल्कुल अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट करेंगे भाई। हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए ये क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्पेशल सब्जेक्ट की आपकी सभी की क्लासेज हैं। इसके साथ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सर इन सब के भाई नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं इन सब के नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपका वो भी डिमांड भाई एक्सेप्ट हो गई है। 1 दिसंबर को भाई आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के नोट्स मिलेंगे स्पेशल सब्जेक्ट के, जिसके अंदर इतिहास भी होगा, संविधान के बारे में भी होगा, MCQ क्वेश्चन भी होंगे। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आपके सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के एग्जाम में आ सकते हैं, कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं भाई, इसलिए अपने जल्दी से अपनी पेमेंट जो भी है प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दें भाई। नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें भाई नोट्स के लिए, वहां पे आपको प्रोसेस बता दी जाएगी। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल के ऊपर भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में एक बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जितनी भी जो क्लासेज होती हैं आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके साथ में ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का जो स्पेशल सब्जेक्ट है, पंचायती राज की धाराएं हो गई, भूमि रिकॉर्ड हो गया, नहरी पटवारी हो गया, सिंचाई का डाटा कंप्लीट, अगर इनके भी नोट्स आते हैं तो इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर भाई कॉन्टैक्ट करें भाई। आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है भाई, ठीक है भाई, कॉल ना करें भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। चलो भाई शुरुआत करते हैं। धारा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई और 15 तक डिस्कस करेंगे। तो धारा नंबर 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप कोई भी अध्याय पढ़ते हैं, कोई भी आप अधिनियम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली जो बात आती है वो होती है प्रारंभिक की भाई, प्रीलिमिनरी। अध्याय नंबर 1 में जैसे प्रीलिमिनरी की बात हुई है तो शुरुआत होती है भाई कि भाई इसका नाम दिया जाएगा, नामकरण किया जाएगा और यह पूरे हरियाणा के अंदर लागू होगा भाई। तो सबसे पहली जो धारा है शीर्षक भाई। धारा नंबर 1 में क्या दिया गया है, धारा नंबर 1 में दिया गया है संक्षिप्त शीर्षक। संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार भाई, संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार, यानी कि इसके अंदर शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल एंड द एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि कहां पर ये लागू होगा। तो क्या कहा गया है भाई, बिल्कुल ध्यान से सुने, कॉपी पेन उठा लीजिए भाई, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा नोट जरूर करें, ठीक है भाई। देखिए भाई इस अध्याय के अंदर कहा गया है कि इस अध्याय का जो नाम है, नाम क्या होगा भाई, अगर पेपर में पूछा जाए तो हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 भाई इसका नाम होगा। इस नाम से इसको जाना जाएगा और पूरे हरियाणा के अंदर ये भाई लागू होगा। कोई भी हरियाणा का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 लागू ना हो भाई। तो पूरे हरियाणा के अंदर भाई ये लागू होगा। कौन सी धारा के तहत, धारा नंबर 1 के तहत भाई, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। नोट्स के बारे में टेंशन मत करो भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 के भी भाई मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसकी भी धाराएं हैं, मल्टी स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके साथ में संविधान के अंदर जितना भी जो नेशनल का चाहे आपका स्टेट का हो, कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए गए, 1 दिसंबर को मिल जाएंगे। जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें भाई, ठीक है। धारा नंबर 2 भाई, धारा नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है, धारा नंबर 2 में कहा गया है कि इस अध्याय के अंदर जितनी भी, इस अधिनियम के अंदर जितनी भी परिभाषाएं यूज होंगी उनकी डेफिनेशन दी गई है भाई। क्या दिया गया है कि इस जो अधिनियम है इसके तहत जितनी भी जो परिभाषाएं यूज होंगी, जैसे कि रजिस्ट्रार कौन होता है भाई, इसके साथ में चेयरमैन कौन होता है, वाइस चेयरमैन कौन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन क्या होती है, बाइलॉज क्या होते हैं, सिक्स सोसाइटी क्या होती है, तो इन सब के बारे में कहां पर दिया गया है, धारा नंबर 2
दो के अंदर दिया गया है। एक अलग से क्लास लेंगे जिसके अंदर अलग से डेफिनेशन आपको कराएंगे, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज्यादा हो जाती है भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। धारा नंबर 1 के अंदर क्या दिया गया है, शॉर्ट टाइटल या फिर शीर्षक, संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार भाई। और धारा नंबर 2 के अंदर क्या दिए गए हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। साथ साथ में रिवाइज जरूर करें हमारे साथ, और साथ साथ में बने रहें भाई। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाओ भाई तीसरा भाई, तीसरी धारा है। देखिए भाई, ये जो दोनों धाराएं ही अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि 20 अध्याय हैं भाई, तो ये कौन से किसके अंतर्गत आती हैं भाई, अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत आती हैं। और अध्याय नंबर 1 में क्या दिया गया है, प्रारंभिक की बात हुई है, यानी कि प्रीलिमिनरी की बात हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई अध्याय नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई, अध्याय नंबर 2 की तरफ चलते हैं और धारा नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अध्याय नंबर 2, तो अध्याय नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है भाई, सहकारी सोसाइटियों का पंजीकरण। यानी कि भाई अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हमने पहले बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग प्रकार की होती हैं भाई। आप प्रोडक्शन की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं या फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भाई आपको एक प्रोसेस के तहत पंजीकरण कराना होगा भाई। तो पंजीकरण किस प्रकार होगा, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण रद्द किस प्रकार होगा, तो इन सब के बारे में बात की गई है। कहां से कहां तक, धारा नंबर 3 से लेकर और धारा नंबर 15 तक। तो अध्याय नंबर 2 के अंदर धारा नंबर 3 से लेकर 15 तक दी गई है भाई। ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, सहकारी सोसाइटियों का पंजीकरण। सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण भाई, सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण की बात कौन सी धारा में हुई है, कौन से अध्याय में हुई है, तो अध्याय नंबर 2 में हुई है। अब भाई हम चलते हैं भाई धारा की तरफ, तो धारा नंबर 3 भाई। देखिए इन सभी धाराओं में भाई पंजीकरण की बात होगी। सबसे पहली बात आती है रजिस्ट्रार भाई। देखिए भाई ये वर्ड आप बिल्कुल ध्यान से याद रखें भाई, रजिस्ट्रार। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितनी भी जो शक्तियां होती हैं वो लगभग किसके पास होती हैं, रजिस्ट्रार के पास होती हैं। जब आपको किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण करवाना है, जब आप पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, तो लास्ट में साइन किसके होते हैं भाई, तो रजिस्ट्रार के साइन होते हैं। कि रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होते ही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भाई अनुमति मिल जाएगी कि भाई ये हरियाणा के अंदर लागू होगी भाई। ठीक है। तो पूछा जाए कि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम की कौन सी धारा के तहत रजिस्ट्रार की बात हुई है, तो कौन सी धारा आ जाएगी, धारा नंबर 3 आ जाएगी। बिल्कुल इसके अंदर लिखा क्या गया है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए भाई। देखिए सरकार किसी भी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है। यानी कि सरकार एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो कि जिसको वो रजिस्ट्रार बना सकती है भाई, और उसको सभी शक्तियां दी जाएंगी जो कि रजिस्ट्रार की होती हैं। उसकी सहायता के लिए, रजिस्ट्रार की सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी चुन सकती है भाई, जो कि रजिस्ट्रार की मदद करेगा। जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो जाएगा भाई। ठीक है। या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार बोल दो उसको। तो उसकी मदद के लिए एक क्या करेगी, एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो उसकी मदद करेगा। और सरकार एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव के साथ उसको ऐसी शक्तियां भी दे सकती हैं जो कि रजिस्ट्रार के पास होती है। तो सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार द्वारा रजिस्ट्रार की नियुक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 3 में हुई है भाई। याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई। ठीक है भाई, धारा नंबर 3 में भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 4 में आ जाओ भाई। देखिए यहां पर आप याद रखेंगे, साथ साथ में बताने का पर्पज ये है ताकि सब चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं भाई, और आपको ऐसा लगे ही ना कि भाई इसमें धाराएं हमें याद नहीं होंगी। 132 धाराएं हैं, ऐसे याद हो जाएंगी। क्लासेस जैसे जैसे चलती रहेंगी सब धाराएं याद हो जाएंगी। नोट्स से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स जब मिल जाएंगे तो आपको भाई लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका टाइम बचता रहे। और साथ साथ में अपने सामने नोट्स रखेंगे 1 दिसंबर के बाद, और आप साथ साथ में वो कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो 12वीं पास के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर के लिए हम इतने हाई लेवल का इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि HSSC आजकल क्या है कि हरियाणा जो जीके को किसके अंदर भाई एक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है भाई, इसलिए ये पढ़ा रहे हैं। तो वही धारा नंबर 4 में सोसाइटियां, किस सोसाइटी का पंजीकरण होगा,
धारा नंबर 4 के तहत किस सोसाइटी का पंजीकरण होगा, किस सोसाइटी का पंजीकरण नहीं होगा, यह भी भाई डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है कि कौन कौन सी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो भाई सोसाइटी जो कि पंजीकृत की जा सकती है, भाई पंजीकृत की जा सकती है भाई। सोसाइटी जिसका पंजीकरण हो सकता है वो कौन सी सोसाइटी है भाई, तो कौन सी धारा के तहत दिया गया है, धारा नंबर 4 के तहत दिया गया है। क्या लिखा गया, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक है भाई। देखिए धारा नंबर 1 में शीर्षक और विस्तार, 2 में परिभाषा, तीसरी में रजिस्ट्रार है और फोर्थ में पंजीकरण। सोसाइटी का जो कौन कौन सी सोसाइटी का पंजीकरण हो सकता है ये सब दिया गया है। देखिए वही सोसाइटी पंजीकृत की जा सकती है जिनका एकमात्र लक्ष्य अपने सदस्यों का आर्थिक सहयोग करना है भाई। वही कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण होगा जिसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है कि भाई हमारे जो सदस्य हैं इनका भाई इनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिले, यानी कि इकोनॉमिक को बढ़ावा मिले, यानी कि आर्थिक सहयोग इनको मिले, इनको पैसे में फायदा हो भाई, ठीक है भाई। और जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम के सिद्धांत को फॉलो करती है और इसके साथ में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम बनाया गया है इसके सभी सिद्धांतों को फॉलो करती है। यानी कि एक तो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भाई, जितने भी सदस्य हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कम से कम कितने होने चाहिए भाई, 10 होने चाहिए। नेक्स्ट धारा के अंदर हम पढ़ेंगे जो सदस्य है उनका एक तो आर्थिक सहयोग बढ़े भाई, और इसके अलावा भाई अधिनियम की कोई भी धारा को भाई अनफॉलो ना करे, यानी कि उसका भाई क्या उल्लंघन ना करे भाई, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई। और ये डिसाइड कौन करेगा भाई, तो रजिस्ट्रार करेगा। लास्ट में रजिस्ट्रार के पास जाती है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा भाई, देखेगा कि भाई ये किसी भाई कोई भी अधिनियम को भाई ये फॉलो करता है या नहीं करता, या फिर ये इस सोसाइटी के चलने के कितने चांसेज है। अगर चलने के चांसेज नहीं है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रद्द कर सकता है, उसका जो रिजोल्यूशन है या फिर उसका जो सर्टिफिकेट जो उसको मिलेगा उसको रद्द कर सकता है, उसको नहीं मिलेगा भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब 4 धाराएं होगी, 15 धाराएं करनी है, बिल्कुल सिंपल धाराएं भाई। जैसे हमने पंचायती राज की 280 धाराएं पढ़ी थी, जैसे कि आप में से बहुत ज्यादा दोस्तों ने पढ़ी होंगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो बता भी देते हैं भाई। पंचायती राज की 280 धाराएं हमने कंप्लीट करा दी हैं भाई, ठीक है। और जर्नल क्वेश्चन, जितने भी जर्नल क्वेश्चन जो ग्रामस्यू में पूछे गए थे वो भी करा दिए गए हैं, ठीक है। भूमि रिकॉर्ड भी पढ़ा दिया गया, वहां पे नहरी पटवारी, तो वहां पे स्पेशल सब्जेक्ट हम करा चुके हैं एक बार, और दोबारा अब रिवीजन चल रहा है भाई, जिसके अंदर 12 क्लासेज का लक्ष्य रखा गया है। तो भाई आप अगर उस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ठीक है भाई, आप चैनल से जुड़े, और साथ में अगर नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए वही प्रक्रिया है जो कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके भी नोट्स अवेलेबल हैं। तो भाई धारा नंबर 5 में आ जाओ भाई। धारा नंबर 5 में क्या दिया गया है कि भाई देखिए भाई, पंजीकरण सोसाइटी जो कि पंजीकृत की जा सकती हैं भाई। किस सोसाइटी का पंजीकरण नहीं होगा, तो पंजीकरण पर प्रतिबंध भाई, पंजीकरण पर प्रतिबंध, पंजीकरण पर प्रतिबंध भाई, पर प्रतिबंध भाई। पंजीकरण को भाई क्या बोलते हैं भाई, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, रेस्ट्रिक्शन ऑन दी रजिस्ट्रेशन, द रेस्ट्रिक्शन ऑन दी रजिस्ट्रेशन की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 5 में है भाई। देखिए भाई क्या प्रतिबंध है, कंडीशन दी गई है भाई, कोई भी सोसाइटी को अगर आप रजिस्टर करवाएंगे उसके लिए एक मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए भाई कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए भाई, तो कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए भाई। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 10 सदस्य होने चाहिए जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप बना रहे हैं। और ये 10 सदस्य ऐसे नहीं है कि कोई भी 16-17 साल का लड़का पकड़ लिया, इसमें 18 साल से भाई ज्यादा उम्र होनी चाहिए, तो 18 वर्ष से उम्र ज्यादा होनी चाहिए भाई, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के होने चाहिए, ठीक है भाई, ज्यादा उम्र के, यानी कि भाई ज्यादा उम्र के या वर्ष के लिख लो भाई, थोड़ा उम्र ठीक नहीं रहता, लेकिन समझ गए आप, ठीक है भाई। क्या है कि 10 सदस्य होने चाहिए जिनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। 18 वर्ष
पेपर में देखिए जनरल क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए भाई, हम कहेंगे 10 भाई। संविधान के अंदर कितनी बात हुई है, संविधान के अंदर भी ऐसी बात हुई होगी। संविधान एक मिनिमम कंडीशन डालता है, उसके अलावा राज्य सूची का भाग है तो राज्य कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। और कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 18 साल उम्र होनी चाहिए। जैसे भाई वोट देने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए, और जब इलेक्शन लड़ना है तो भाई 21 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, तो उम्र भी डिफाइन है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 18 साल की उम्र डिफाइन है भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा क्या दिया गया है, इसके साथ में जो रजिस्ट्रार है सरकार की कोई रोजगार योजना के तहत एक सहकारी सोसाइटी बना सकता है जिसमें 18 वर्ष के 5 सदस्य होने चाहिए। दे भाई एक रोजगार स्कीम के तहत देखिए क्या लिखा गया है भाई, सरकार की कोई रोजगार योजना के तहत, सरकार की कोई रोजगार योजना के तहत भाई रजिस्ट्रार क्या कर सकता है कि एक सोसाइटी बना सकता है जिसके अंदर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 5 सदस्य होने चाहिए भाई, 5 सदस्य होने चाहिए भाई। और जिनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी इसके अंदर डिफाइन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है भाई, बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है। हमने जो मेन टर्म थी वहां से उठा के भाई आप सभी को बता दी है, आप सभी के लिए बिल्कुल सिंपल बना दिया है इसको, ठीक है भाई। तो क्या है भाई, धारा नंबर 5 में पंजीकरण पर प्रतिबंध, कम से कम 10 सदस्य 18 वर्ष से ज्यादा के होने चाहिए। रोजगार योजना के तहत 5 सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए भाई। और इससे पहले धारा नंबर 4 में सोसाइटी जो कि पंजीकृत की जा सकती है, धारा नंबर 3 में रजिस्ट्रार भाई, धारा नंबर 2 में परिभाषाएं, धारा नंबर 1 में शीर्षक, संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार भाई। क्लियर है। अगर वीडियो साथ साथ में अच्छी लगे और चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वो बेल आइकन का जो बटन है उसको भाई प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है वो भाई आप तक जल्दी से भाई पहुंच जाए। कल को ये ना हो कि सर क्लास हो गई हमें तो पता ही नहीं चलिया भाई, ठीक है। तो आप साथ में भाई जुड़े रहें, ठीक है। इसके साथ में चलते हैं भाई धारा नंबर 6 भाई। और इसके साथ में भाई देखिए कई दोस्त पूछते हैं कि सर इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के बारे में कल हमने बता दिया है कि एग्जाम इसका फरवरी तक, यानी कि कंप्लीट जितनी भी जो पुरानी भर्ती हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। कई पूछते हैं कि सर ग्राम सीयू का एग्जाम कब होगा, तो ग्राम सीयू का तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, 26, 27 और 28 को है। अगर आप अभी भी एग्जाम की डेट पूछ रहे हैं तो भाई आपकी तैयारी कहां पे है आप देख लीजिए भाई, ठीक है भाई। धारा नंबर 6 भाई, धारा नंबर 6 में क्या रखा गया है, शेयर रखने पर प्रतिबंध भाई। किसका कितना शेयर होगा, शेयर रखने पर, शेयर रखने पर प्रतिबंध भाई, शेयर रखने पर प्रतिबंध। कितना शेयर आप रख सकते हैं इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है भाई। देख लेते हैं भाई क्या दिया गया है इसमें। इसमें दिया गया है कि सरकार या सहकारी सोसाइटी के सदस्यों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति 20% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकता। कहने का मतलब है 1/5 भाई। देखिए भाई या तो सरकार भाई, या तो सरकार या फिर सोसाइटी के सदस्य है, या सोसाइटी के सदस्य भाई, ठीक है। शेयर नहीं कर लेते भाई सोसाइटी के अंदर, हमारा इतना % पैसा हम लगा देते हैं, हमारा प्रॉफिट भी होगा भाई। तो या तो सरकार या सोसाइटी को छोड़कर, सरकार या सोसाइटी को छोड़कर कोई भी सदस्य, कोई भी जो अलग से सदस्य होगा भाई उसका भाई 20% यानी कि 1/5 से ज्यादा शेयर नहीं हो सकता भाई, यानी कि 1/5 से ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता। शेयर का मतलब समझ जाओ भाई, हिस्सा नहीं हो सकता भाई, ठीक है भाई। तो ज्यादा इसके अंदर नहीं करना है। शेयर रखने पर प्रतिबंध तो क्या हो जाएगा, धारा नंबर 6 हो जाएगा। सरकार या सोसाइटी को छोड़कर 20% से ज्यादा शेयर कोई नहीं रख सकता। इंग्लिश के अंदर भी बता देते हैं भाई, तो शेयर क्या हो जाएगा भाई, शेयर रखने पर प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन ऑन दी होल्डिंग ऑफ दी शेयर्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 6 धाराएं हो गई, स्क्रीनशॉट ले लें भाई एक बार, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं भाई धारा नंबर 7 के ऊपर। धारा नंबर 7 के अंदर क्या दिया हुआ है, तो देखिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पहली क्लास में बताया था कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कब होगा भाई। सबसे पहले भाई आप एक एप्लीकेशन देंगे भाई, आवेदन करेंगे कि भाई हमारे पास इतने सदस्य हैं, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कराना चाहते हैं। उसको भाई प्रिस्क्राइब फॉर्म में भाई अपने जिले के अंदर जाएंगे, फिर जिले से भाई रजिस्ट्रार
जिले में जो फिर है रजिस्ट्रार के पास भेजी जाएगी, रजिस्ट्रार देखेगा कि भाई सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है या नहीं हो सकती है, ऐसा ही होगा ना। तो भाई जो सोसाइटी के पंजीकरण के लिए जो आवेदन की बात है कि भाई आवेदन जो एप्लीकेशन आप देंगे तो उसकी बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 7 में हुई है भाई। ठीक है भाई, तो धारा नंबर 7 भाई, धारा नंबर 7 में है पंजीकरण के लिए आवेदन भाई, पंजीकरण के लिए आवेदन। बता बिल्कुल ऐसे समझा देंगे भाई कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी चाहेंगे तो भाई बना सकते हैं भाई, वीडियो देखकर। ठीक है, पंजीकरण के लिए आवेदन भाई, आवेदन करने की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 7 में। बिल्कुल देख लो भाई, पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और उप नियमों के साथ रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाएगा और कम से कम 10 सदस्यों के आवेदन पर हस्ताक्षर होने चाहिए भाई। कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए भाई, 10 सदस्यों के उसके ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए। तो भाई आप उस एप्लीकेशन को भाई जमा कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि जो भी आपको एक भाई एप्लीकेशन फॉर्म लेना है भाई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए भाई, बहुत यानी कि पूरी ऐसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में कोई फॉर्मेट होना चाहिए। उस फॉर्मेट के साथ उसके अंदर आप अपने नाम फिलअप करेंगे, इसके साथ में अपने 10 व्यक्ति भाई जिनके साथ में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अभी अभी हमने बताया कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 10 सदस्य जो कि 18 वर्ष से ज्यादा के होने चाहिए। तो भाई वो 10 व्यक्तियों के साथ में आपको एक फॉर्मेट के अंदर भाई फिलअप करना है, 10 के 10 व्यक्तियों के सिग्नेचर करवाने होंगे और फिर रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा भाई। ठीक है, तो उसके बाद उसकी प्रोसेस चलेगी। तो आवेदन कौन सी धारा के तहत कर सकते हैं भाई आप, धारा नंबर 7 के तहत भाई। तो किस किस के साथ भाई, या तो जो भी आपका आवेदन है वो क्या होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए और उप नियमों के साथ होना चाहिए भाई, उप नियमों के साथ, उप नियमों के साथ भाई। ठीक है भाई, सोसाइटी के जो भी हैं उप नियमों के साथ आप क्या कर सकते हैं भाई, रजिस्ट्रार के पास जमा करा सकते हैं। उप नियम क्या होते हैं, देखिए बाइलाज होते हैं। बाइलाज हर बाइलाज ये नहीं कि भाई सभी के ऊपर लागू होते हैं। जैसे कि कोई एक कंपनी है भाई, जैसे कि भाई इन्फोसिस है, तो कंपनी के खुद के बाइलाज होते हैं भाई, हमें अपना काम किस प्रकार करना है। जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल के खुद के बाइलॉज होते हैं भाई, हमें क्या करना है भाई, इस टाइम से इस टाइम तक बच्चों को पढ़ाना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये क्लास होगी और फीस जो जमा करने की प्रक्रिया ये रहेगी। तो हर स्कूल के बाइलॉज हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। और वैसे लॉ क्या होता है, लॉ तो सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन बाइलॉज एक छोटे से एरिया के अंदर है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू होकर रह जाता है। एक घर के भी बाइलॉज होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, उनके खुद के क्या होते हैं, बाइलॉज होते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। उसी प्रकार सोसाइटी के बाइलॉज होते हैं, तो सोसाइटी के बाइलॉज और उसके साथ में प्रिस्क्राइब फॉर्म को लेकर कम से कम 10 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर भाई रजिस्ट्रार को जब सबमिट करेंगे तब क्या होगा, उसका पंजीकरण होगा भाई। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए बता दिया भाई, कौन सी धारा हो जाएगी, धारा नंबर 7 हो जाएगी। बिल्कुल ज्यादा ना तो हम घुमा रहे हैं और बिल्कुल सिंपल से सिंपल जो हो सकता है उस फॉर्म में आपको करा रहे हैं। वैसे इंग्लिश के अंदर पढ़ाने लग जाए तो भाई आप पहली क्लास को ही छोड़कर भाग जाएंगे कि ये क्या दे रखे है, बहुत बड़े बड़े एक्ट दे रखे हैं भाई। इसके बाद भाई पंजीकरण की बात, सोसाइटी के पंजीकरण की, केवल पंजीकरण की बात है कि पंजीकरण किस प्रकार होगा, तो उसकी बात कहां पर हुई है, धारा नंबर 8 में हुई है भाई। ठीक है भाई, इसमें क्या कहा गया है, देखिए भाई, जैसे कि हमने कहा कि भाई देखिए सबसे पहले हमने कहा कि भाई रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के पास भाई पंजीकरण के ऊपर प्रतिबंध है। फिर क्या है, शेयर के ऊपर भी प्रतिबंध है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर कराई जा सकती हैं। इसके साथ में जो पीछे हमने पढ़ा कि भाई पंजीकरण के लिए आवेदन है भाई, आवेदन जब आपने आवेदन कर दिया तो इसके बाद क्या होगा भाई, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, तो रजिस्ट्रार पंजीकृत करेगा या नहीं करेगा, तो लिखा गया है अगर रजिस्ट्रार सहमत है कि जो आवेदन दिया गया है वह सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत है। एक तो इसके भी जितने भी अधिनियम है भाई उनको फॉलो करता है, बाइलॉज को भी फॉलो करता है भाई, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रार को लगता है कि जो सोसाइटी के लिए आवेदन आया है इसके भाई का जो मेन लक्ष्य है वो अपने जो सदस्यों का आर्थिक सहयोग करना है और इस सोसाइटी के चलने के बहुत ज्यादा चांस हैं भाई। तो चलने के चांस हैं तो भाई हम किसको भाई पंजीकृत कर देते हैं। कई बार ये नहीं होता भाई, फॉलो तो सब कुछ करता है लेकिन आपका आइडिया खराब है भाई, आइडिया से भाई आप क्या हो सकता है, आपके आइडिया मतलब आगे चलेगा नहीं। तो अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये चल सकती है,
तो चल सकती है तो क्या करेगा भाई, रजिस्ट्रार उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा, तो उसको पंजीकृत कर देगा भाई, मंजूरी दे देगा। तो कौन सी धारा के तहत, धारा नंबर 8 के तहत भाई, धारा नंबर 8 के तहत। क्लियर है भाई। इसके बाद धारा नंबर 8A आ जाओ भाई। धारा नंबर 8A बनाई गई है, 8 के साथ में 8A बनाई गई है, उसको भी देख लेते हैं भाई। इसमें क्या दिया गया है, कतिपय मामलों में रजिस्ट्रार की शक्ति, कतिपय मामलों में 15 तो भैया आज बिल्कुल आपको लास्ट में रिवीजन भी करा देंगे। रजिस्ट्रार की शक्ति, कतिपय मामलों में रजिस्ट्रार की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 8A में बात हुई है। इसमें क्या कहा गया सुन लीजिए, जब कभी भी सोसाइटी को बनाने, पंजीकृत करने या किसी सदस्य को सोसाइटी के अंदर शामिल करना, किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में रहना है या नहीं रहना, ये सब निर्णय कौन लेगा, रजिस्ट्रार भाई। तो रजिस्ट्रार की बहुत बड़ी अहमियत होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो क्या लिखा गया है, जब कभी भी किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करना है, या फिर किस व्यक्ति को शामिल करना है, या कोई व्यक्ति इस सोसाइटी के अंदर रह सकता है, इस सोसाइटी के क्षेत्र में रह सकता है या नहीं रह सकता, ये सभी निर्णय कौन लेगा भाई, ये सभी निर्णय कौन लेगा, रजिस्ट्रार लेगा भाई। कौन लेगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी लेगा भाई। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो 8A हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत समझिए कि ये रजिस्ट्रार उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होते हैं जो कि इसको क्या करता है भाई, मान्य करता है। रजिस्ट्रार की फुल डेफिनेशन भी देंगे, धारा नंबर 2 के अंदर दी गई है। ठीक है भाई, क्लियर है। 8A भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई, 9 की तरफ चलते हैं भाई। अब तो ये जितने भी जो नोट्स हैं, तो नोट्स में भाई बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एफएड के बारे में भी लिखेंगे, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी लिखेंगे, तो सब चीजों के बारे में वहां पे लिखा जाएगा। क्लासेज में अभी ये हम एक्ट कराएंगे और उसके बाद में ये एफएड उफेड को पढ़ाएंगे भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़े, 9 भाई, 9 धारा नंबर 9 भाई, धारा नंबर 9 देख लीजिए भाई। देखिए यहां पे हम केवल लिख रहे हैं पंजीकरण के लिए आवेदन, प्रिस्क्राइब हो, उपनियमों, और उसके साथ में कुछ चीजें बोलकर बता रहे हैं आपको मतलब समझा रहे हैं। और नोट्स के अंदर क्या क्या है भाई कि आपको लिख कर दे दी गई है। जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्या है नोट्स के अंदर भाई एज इट इज प्रिंटेड है, या फिर आप साथ में नोट्स बना सकते हैं या फिर नोट्स को ले सकते हैं। बस तारीख है भाई 1 तारीख तक, 1 दिसंबर को भाई आपको नोट्स मिलेंगे। अब ये वीडियो बाद में चलेगी तो भाई आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो 1 दिसंबर तक की भाई आपकी रखी गई है अभी। धारा नंबर 9 भाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र भाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र भाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र भाई, प्रमाण पत्र भाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र की बात कहां पे हुई है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात कौन सी धारा में हुई है। ठीक है भाई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 9 में। क्या लिखा गया देख लीजिए, जब कभी भी सहकारी समिति पंजीकृत होगी तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा जिस पर रजिस्ट्रार के साइन होंगे, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है। भाई सोसाइटी रजिस्टर हो गई, सोसाइटी का पंजीकरण हो गया, हमें कैसे पता चलेगा भाई? आप किसी दुकान के अंदर जाते हैं या फिर किसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो सोसाइटी है पंजीकृत है? फेक भी तो हो सकती है। देखिए वहां पे एक आप किसी भी दुकान के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल एक परफॉर्मा टाइप में होता है, नीचे किसी न किसी सोसाइटी के मेंबर के साइन होते हैं भाई। ठीक है भाई, कि भाई इसने भाई क्या है लाइसेंस ले रखा है इस चीज का जो बेचने का है। उसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुई या नहीं हुई ये बात डिपेंड करेगी कि रजिस्ट्रार के उसके नीचे सिग्नेचर हैं, और जो इस बात को सत्यापित करता है कि जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ है वो कौन सी धारा में दिया गया है, धारा नंबर 9 के अंदर दिया गया है। पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात धारा नंबर 9 में हुई है भाई। क्लियर है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। धारा नंबर 10 में आ जाओ भाई। धारा नंबर 10 में उप नियमों का 10 नहीं भाई, अभी 9A बचा हुआ है, 9A बचा हुआ है, उसके बाद में 10 आएगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब भाई धारा नंबर 9A,
9A में जब हम कह रहे थे कि बाइलॉज, भाई बाइलॉज यानी कि उपनियम जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बंद कर रह जाते हैं, उनकी बात हुई है। तो धारा नंबर 9A भी, 9A के अंदर क्या है कि भाई उपनियम, उपनियम बनाने की शक्ति, उपनियम बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति भाई। और इंग्लिश के अंदर क्या है भाई, इंग्लिश के अंदर पावर टू मेक दी बाइलॉज, पावर टू मेक दी बाइलॉज की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 9A में हुई है। तो बिल्कुल भाई आप देख लीजिए भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के उपनियम, उपनियम की बात यह है कि भाई उपनियम की जो लिस्ट है वो लंबी है भाई थोड़ी। उपनियम में क्या होता है, जितना भी जो काम होता है सोसाइटी का वो सभी तो किस चीज में आता है, उपनियम में होता है। तो क्या लिखा गया भाई इसके अंदर देख लीजिए भाई, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार की सहमति के बाद अपने भाई बाइलॉज बना सकती है। बाइलॉज में क्या होगा भाई, सोसाइटी का नाम लिखा होगा, सोसाइटी का एड्रेस लिखा होगा, सोसाइटी का क्षेत्र लिखा होगा, सोसाइटी के लक्ष्य होंगे और इसके साथ में जो भी सदस्यों को जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में बाइलॉज बन सकते हैं। कोई सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा सोसाइटी का, इसके ऊपर भी कंडीशन है भाई। सदस्यता वापस लेने से संबंधित क्या प्रक्रिया होगा, ये भी ठीक है भाई। एक सोसाइटी के मेंबर को दूसरी सोसाइटी के मेंबर में किस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में भी लिखा होगा। और अपनी सदस्यता वापस किस प्रकार ले सकते हैं, इसके बारे में भी लिखा होगा। यानी कि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको है कि भाई बाइलॉज बनाने की जो शक्ति की बात कौन सी धारा के तहत हुई है, तो धारा नंबर 9A के तहत हुई है, धारा नंबर 9A के तहत हुई है। बस आपको ये याद रखना है, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना भाई। इसमें क्लियर है भाई, बढ़े भाई आगे की तरफ है, धारा नंबर 10 की तरफ चलें। इसके बाद भाई अगर आपको लगता है कि जो आपने जो बाइलॉज बनाए हैं उनके अंदर भाई आप सुधार करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई एक बार बाइलॉज बना दिए और चलते रहेंगे। अगर आप उसके अंदर सुधार करना चाहते हैं तो धारा नंबर 10 के तहत करेंगे भाई। और हरियाणा पंचायती राज में धारा नंबर 10 सरपंच का कार्यकाल, सरपंच का कार्यकाल, ठीक है। आप जो तैयारी नहीं कर रहे उस पेपर की, उसके लिए तो कोई वो नहीं है, ठीक है। धारा नंबर 10 भाई, धारा नंबर 10 में है उपविधियों, उपविधियों में संशोधन भाई, उपविधियों में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट टू दी बाइलॉज, अमेंडमेंट टू दी बाइलॉज की बात कौन सी धारा के तहत हुई है, धारा नंबर 10 के तहत हुई है। देख लेते हैं भाई इसके अंदर क्या दिया गया है। कोई भी संशोधन वैध नहीं होगा भाई, कोई भी संशोधन वैध नहीं होगा जब तक यह अधिनियम के तहत रजिस्टर नहीं होगा। देखिए भाई कोई हमने सुधार किया और उसको भाई इस सोसाइटी अधिनियम के तहत हमने उसको रजिस्टर कराया ही नहीं, तो भाई क्या है कि वो वैध नहीं होगा भाई। आपको प्रॉपर अधिनियम के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसको भाई सुधार है, रजिस्ट्रार के भी सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर जो भी सुधार किया गया है, तभी वो क्या हो सकता है, उसको वैध माना जाएगा भाई, ठीक है। ये नहीं कि भाई दो व्यक्तियों ने फैसला ले लिया और ठीक है भाई हो गया, ऐसा नहीं होता। बाइलॉज में सुधार के लिए क्या है, एक बिल्कुल बहुत अच्छा सा हमने कंसेप्ट बताया है। बाइलॉज में अगर आप सुधार करना चाहते हैं, बाइलॉज में अगर सुधार करना चाहते हैं तो जो 2/3 सदस्य हैं, जो 2/3 सदस्य हैं एक प्रस्ताव को पारित करेंगे भाई, एक प्रस्ताव को पारित करेंगे, प्रस्ताव को पारित करेंगे, ठीक है भाई, पारित करेंगे और फिर क्या होगा, उसको रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे भाई। और ये 2/3 जो प्रस्ताव पारित करना है उससे पहले भाई सभी सदस्यों को क्या है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाता है भाई, 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि भाई आप देख लीजिए भाई आपको मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होना है। इसके अलावा आपको लगता है कि भाई ये सुधार हमें नहीं चाहिए और हम अपनी सदस्यता को वापस लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं भाई, ठीक है भाई, ले सकते हैं अपनी सदस्यता को। कई बार ये नहीं होता कि भाई बहुत ज्यादा मेंबर से एक तरफ हैं और 1-2 मेंबर एक तरफ हैं, तो भाई वो क्या करते हैं अपनी सदस्यता वापस ले लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो भाई धारा नंबर 10 के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से क्या याद रखना है कि उपविधियों में संशोधन के लिए बात धारा नंबर 10 में हुई है। और किसी भी बाइलॉज के अंदर संशोधन करना चाहते हैं तो 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव को पारित करेंगे, 15 दिन का उसको नोटिस दिया जाएगा और फिर ये क्या है, ये किसके पास भेजे जाएंगे भाई, फिर ये भेजा जाएगा भाई 2/3 सदस्यों के साथ जो प्रस्ताव पारित होगा वो भेजा जाएगा किसके पास, वो भेजा जाएगा रजिस्ट्रार के पास। किसके पास भेजा जाएगा, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई जो भी ये संशोधन किया गया है यह भाई उल्लंघन नहीं करता, किसका भाई, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता, तो वो क्या कर देगा भाई, उसको मंजूरी दे देगा और मंजूरी के साथ क्या हो जाएगा, उसके अंदर संशोधन यानी कि बाइलॉज के अंदर संशोधन हो जाएगा। क्लियर है भाई।
जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उस टाइम पे बाइलॉज देते हैं, इन बाइलॉज के साथ हमें चलना है। बाद में आपको लगे कि भाई किसी बाइलॉज के अंदर हमें सुधार करना है, तो कौन सी धारा के तहत होगा, तो धारा नंबर 10 के तहत होगा भाई। क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाओ भाई 11, 15 तक हमें आज पढ़ना है, 15 कल करेंगे भाई, इसके साथ अध्यायों के साथ ही करेंगे। जैसे कि आज 2 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे, 15 धाराएं हो जाएंगी। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। अब देखिए भाई, अब धारा नंबर 11 पे आ जाओ भाई। धारा नंबर 11, धारा नंबर 11 में क्या कहा गया कि नाम में परिवर्तन भाई, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। भाई आपको लगता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसका भाई आप नाम बदलना चाहते हैं। पहले तो जल्दबाजी में भी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम रख दिया, ठीक है भाई, चलेगी या नहीं चलेगी वो देख लेंगे, लेकिन जब एक अच्छी खासी चल जाती है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा नाम होना चाहिए। तो नाम के लिए, नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो फिर क्या होगा भाई, तो कौन सी धारा के तहत होगा भाई, धारा नंबर 11 के तहत आप नाम चेंज कर सकते हैं। क्या लिखा गया देखिए भाई, एक सहकारी समिति एक संशोधन के साथ अपने बाइलॉज में इसका नाम बदल सकती है भाई, अपने बाइलॉज में अपना नाम बदल सकती है, और इस प्रकार बदलाव उस समिति के अधिकार उसके सदस्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। अपना नाम बदलती है तो रजिस्ट्रार उस नाम से सर्टिफिकेट इश्यू करता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी जो सोसाइटी का, अपने बाइलॉज के अंदर अपनी जो सोसाइटी का नाम चेंज करना चाहती है भाई, नाम चेंज करना चाहती है, तो भाई एक प्रस्ताव पारित करेगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी, और उससे क्या हो जाती है, अपना नाम चेंज कर सकती है। प्रस्ताव रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार क्या कहता है कि भाई ठीक है भाई, सभी सदस्य अगर सहमत हैं नाम बदलने के लिए तो हम भी इसको मंजूरी दे देते हैं। और जो सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट जो इश्यू किया था रजिस्ट्रार ने, धारा नंबर 9 के तहत क्या होगा भाई, ठीक है भाई, तो उसको जो सर्टिफिकेट इश्यू किया था भाई उसके अंदर क्या करेगा भाई, उसके अंदर सुधार कर देगा, उसके अंदर अमेंडमेंट कर देगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम बदल के और कुछ कर देगा जो भी उसके मेंबर चाहते हैं। ठीक है भाई, कौन सी धारा के तहत भाई, धारा नंबर 11 के तहत है। इसके साथ में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब आप नाम बदल रहे हैं तो क्या उसके अधिकार बदल जाएंगे, क्या उसके उपनियम बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भाई, सदस्य भी वही रहेंगे, अधिकार भी वही रहेंगे, लाइबिलिटीज भी वही रहेंगी, संपत्ति भी वही रहेगी, बल्कि क्या है कि केवल एक नाम बदल दिया गया है, संशोधन नाम में किया गया है और किसी चीज में नहीं किया गया भाई। क्लियर है? कौन सी धारा हो जाएगी, धारा नंबर 11 भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 12 में आ जाओ भाई। चेंज ऑफ द लाइबिलिटीज, यानी कि दायित्वों में परिवर्तन भाई, यानी कि भाई दायित्वों में परिवर्तन, लाइबिलिटीज यानी कि भाई कुछ काम जो है या फिर कुछ संपत्ति से रिलेटेड उसके क्या क्या दायित्व हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसके अंदर भी परिवर्तन हो सकता है भाई, उसके अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। किस प्रकार होगा? सहकारी समिति एक संशोधन के तहत अपने बायलॉज में संशोधन करके अपने उत्तरदायित्वों का विस्तार कर सकती है। बिल्कुल सही है भाई। देखिए भाई, अपने कार्य व कृत्यों को बढ़ाना चाहती है, अपने भाई बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, अपने दायित्वों को बढ़ाना चाहती है कि हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक अमेंडमेंट के तहत होगा। अमेंडमेंट कौन सी धारा के तहत है? 10 के तहत है। और 9 के तहत क्या है? बाइलॉज बनाने के लिए, और बाइलॉज में सुधार के लिए क्या बात है कि 10, धारा नंबर 10 में बाइलॉज के अंदर सुधार की बात हुई है, याद रखें भाई। ठीक है भाई, अपने दायित्वों को बढ़ाना चाहती है तो भी क्या होगा भाई, एक अमेंडमेंट के तहत अपने बाइलॉज में, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बाइलॉज में संशोधन के तहत अपने दायित्वों को बढ़ा सकती है भाई, अपने दायित्वों को का विस्तार कर सकती है, अपने दायित्वों का विस्तार कर सकती है भाई, विस्तार कर सकती है। क्लियर भाई? तो धारा नंबर कौन सी के तहत हो जाएगा? 12 के तहत भाई। अब धारा नंबर 13 पे आ जाओ भाई।
इसमें क्या लिखा गया है भाई, अमलगेशन, अमलगेशन ट्रांसफर ऑफ इट्स एसेट्स एंड द लायबिलिटीज एंड डिवीजन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप दो कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक बनाना चाहते हैं, या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से दो बनाना चाहते हैं भाई, तो उसको तोड़कर बनाना चाहते हैं भाई, कोई दो व्यक्ति एक साथ में बनाया भाई उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी ने मिलकर, कल को पता लगे कि भाई हम अलग अलग बनाना चाहते हैं, तो भी क्या हो सकता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो धारा नंबर 13 के अंदर दी गई है। तो क्या है भाई, देखिए भाई, सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी का समामेलन, समामेलन मतलब होता है भाई मिलाना भाई, समामेलन यानी कि अमलगेमेशन, समामेलन उनकी अस्थियों को भाई एसेट बोलते हैं, पैसे से संबंधित है भाई, संपत्ति से रिलेटेड, और दायित्वों का अंतरण, और दायित्वों का अंतरण और उनका विभाजन, और विभाजन भाई, विभाजन की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 13 के तहत। तो ये क्या लिखा हुआ है बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए भाई, बहुत बड़ा पेज है भाई अब की बार, ठीक है भाई। लिखा गया है कि अगर सहकारी समिति एक रिजोल्यूशन पास करेगी जो कि 2/3 सदस्यों के साथ, देखिए जो भी आप अमेंडमेंट करना चाहते थे, बायलॉज के अंदर जो भी सुधार करना चाहते थे, उसमें भी क्या था, 2/3 के साथ, तो 2/3 सदस्यों के साथ हर प्रस्ताव पारित होगा भाई। अगर आप क्या है कि एक प्रस्ताव को पारित करेंगे जो कि 2/3 सदस्यों के साथ होगा, तो आप अपने एसेट्स के अंदर भाई और लाइबिलिटीज को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो भी अस्थियों या फिर अपने दायित्वों को क्या कर सकता है, विस्तार कर सकते हैं। अभी पिछली धारा में ही तो बताया है कि अपने दायित्वों का विस्तार करने की बात कौन सी धारा में हो जाएगी, धारा नंबर 12 के अंदर। इसमें यही कहा गया है कि 2/3 के साथ अपने दायित्वों के अंदर बदलाव कर सकते हैं। एक सोसाइटी है, 2/3 के साथ पास होगा भाई रिजोल्यूशन, उसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं, एक तो अपने दायित्वों को बदल सकते हैं भाई, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी में तोड़ सकते हैं भाई। 2/3 सदस्य कहते हैं कि भाई हमें 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है भाई इनकी, तो वो बना सकते हैं भाई, ठीक है भाई। या फिर 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक बनाना चाहते हैं, तो भी भाई क्या होगा, 2/3 सदस्यों की भाई अनुमति जरूरी है, और 2/3 सदस्यों की अनुमति मिल जाएगी तो तब भाई आपस में मिलाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद में भाई सभी सदस्यों को रिजोल्यूशन पारित करवाने के लिए वही 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। सदस्य आते हैं, किसी सदस्य को लगता है कि भाई इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हम अपनी सदस्यता लेना चाहते हैं, तो भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। और सभी सदस्यों की मंजूरी जरूरी है, यानी कि जो भी आप जब बाइफरकेशन कर रहे हैं या फिर सोसाइटी को मिला रहे हैं, तो सभी सदस्यों की अनुमति जरूरी है। कोई सदस्य नहीं चाहता तो भाई वो सोसाइटी छोड़कर चला जाए, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। तो सभी सदस्य मंजूरी देंगे तभी क्या होगा, सोसाइटी का क्या होगा, बाइफरकेशन होगा या फिर यूनिफिकेशन होगा, ठीक है। क्लियर है भाई। तो आपको केवल याद रखना है कि सोसाइटी का समामेलन, उनको मिलाने की क्या प्रक्रिया है। तो इस पूरे जो धारा नंबर 13 का पूरा जो निचोड़ निकल के आता है, तो 2/3 सदस्य भाई पेपर के लिए, यानी कि 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है भाई, 2/3 सदस्यों की मंजूरी क्या है, जरूरी है, ठीक है भाई। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ भाई धारा नंबर 14 में भाई कंपलसरी सर्टिफिकेट भाई, कंपलसरी यानी कि भाई अनिवार्य समामेलन। एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। धारा नंबर 14 भाई, धारा नंबर 14 में है क्या है, कंपलसरी, इंग्लिश के अंदर लिख दिया भाई, कंपलसरी अमलगमेशन, कंपलसरी अमलगमेशन यानी कि फिर अनिवार्य समामेलन, अनिवार्य समामेलन। इसके अंदर क्या लिखा हुआ भाई, देख लो भाई। देखिए भाई, जब रजिस्ट्रार इस बात से सहमत है कि आदेश मान्य अधिकार हर सोसाइटी, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुने, कंपलसरी एमलगेशन यानी कि भाई आप सोसाइटी को मिलाना भाई आपके लिए क्या हो जाए, मजबूरी हो जाए। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपस में मिलाना आपकी मजबूरी हो जाए कि भाई कोई सोसाइटी नहीं चल रही तो भाई उसको मिलाना है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। जब रजिस्ट्रार इस बात से सहमत है कि सहकारी समितियों के लाभ के लिए एक या एक से ज्यादा सोसाइटी को आपस में मिलाकर अन्य सहकारी समिति के साथ जोड़ा जा सकता है, या फिर 2 समितियों को आपस में जोड़कर एक नई समिति बनाई जा सकती है, तो इसकी सलाह दे सकता है भाई, ठीक है भाई। क्या लिखा गया है
कि देखिए भाई सोसाइटी बना दी, अब सदस्यों को तो नहीं लग रहा कि हमें मिलाना है भाई, लेकिन रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले साल से भी लॉस में चल रही है, या फिर 2-3 कोऑपरेटिव सोसाइटी आपस में लॉसेज में चल रही है। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों को बुलाता है और कहता है कि आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, अब आप क्या है, आपके लिए हम आपको सलाह दे सकते हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको हम सलाह दे सकते हैं कि आप इन 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलाकर एक जगह इकट्ठे हो जाइए, ताकि आप सभी को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो रजिस्ट्रार इस बात से सहमत है कि भाई 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपस में मिलाकर एक बनाई जा सकती है, तो वो सलाह भी दे सकता है और दोनों को मिला भी सकता है। कौन सी धारा के तहत? धारा नंबर 14 के तहत भाई। ठीक है भाई, और 15 दिन का भाई इसमें जब इनको मिलाने की बात होगी तो फिर क्या होगा कि भाई किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो 15 दिन के अंदर भाई वो अपना ऑब्जेक्शन डाले भाई, और देख रेख और जरूरत हुई तो सुधार भी करेगा, और क्रेडिटर उस समिति जिसने ऑब्जेक्शन किया है, यानी कि रजिस्ट्रार सबसे पहले बुलाएगा कि आप लोग भाई आपस में भाई तालमेल रख लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपस में मिला लो, और फिर बुलाएगा, फिर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 15 दिन के अंदर भाई ऑब्जेक्शन डालो। अगर ऑब्जेक्शन डाल दिया, जिसने ऑब्जेक्शन डाला है उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसके ऑब्जेक्शन को दूर किया जाएगा, उसके पास पूछा जाएगा, जो भी सुधार होंगे वो करेगा। कौन करेगा भाई? रजिस्ट्रार करेगा। कौन सी धारा के तहत? धारा नंबर 15 के तहत। ठीक है, साथ में समझाने का पर्पज ये है कि ताकि धारा जो है भूली ना जाए भाई। इसके बाद आ जाओ भाई 15 भाई, धारा नंबर 15 के अंदर। 15 के अंदर भाई दिया क्या गया है देख लेते हैं भाई एक बार। कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रार। धारा नंबर 14 के अंदर भाई कंपलसरी एमलगेमेशन में और कुछ भी दिया हुआ है। देखिए भाई, सिक्स सोसाइटी की डेफिनेशन दी हुई है। एक सिक्स सोसाइटी, यानी कि पेपर के अंदर पूछा जा रहा है सिक्स सोसाइटी से आप क्या समझते हैं, तो एक ऐसी सोसाइटी जिसने पिछले 3 साल में लगातार लॉसेज किया है, जो कि कमाई के बराबर या उससे अधिक है। देखिए भाई, एक सोसाइटी बना दी, अब जितना पैसा लगा रहे हैं उतना ही पैसा आ रहा है, तो फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, चाहे नुकसान ना हो लेकिन फायदा भी तो नहीं हो रहा, तो इसलिए उस सोसाइटी को क्या हम क्या कहेंगे, कमजोर सोसाइटी का नाम देंगे। कमजोर है भाई, इसको भाई तोड़ के और कौन सी सोसाइटी या फिर 2 को मिला के अलग से सोसाइटी बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, ये धारा नंबर 15 थी, 14 थी भाई। ठीक है, पंजीकरण प्रमाणी पत्र रद्द करना भाई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करने की बात कौन सी धारा में हुई है, तो भाई धारा नंबर 15 में। तो पंजीकरण प्रमाणीकरण पत्र को रद्द करना, पत्र को रद्द करना, रद्द करने की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 15 में। यानी कि कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भाई, कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इस धारा के अंदर ऐसा कुछ कहा गया है, इस धारा के अंदर कुछ ऐसा कहा गया है कि जिसके अंदर भाई जब हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब तोड़ते हैं, या फिर 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो भाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या होगा। जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है उसकी 2 सोसाइटी हमने बना दी, तो पहले वाले रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, या फिर 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिला के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो फिर 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन कहाँ जाएंगे, इन सब के बारे में बताया गया। सिंपल भाषा में बता देते हैं, जो भी नई सोसाइटी बनेगी उसका नया रजिस्ट्रेशन होगा, पिछले वाले रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। साफ साफ शब्दों में तो धारा नंबर 15 ये कह रही है कि जब 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, तो नई कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नाम होगा वही क्या होगा, वही रजिस्टर्ड होगा, पिछले जो 2 रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएंगे। जिस दिन से वो दोनों आपस में मिलाई गई उसी दिन से वो कैंसिल माने जाएंगे। या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2 बनाई जाती हैं, तो पहले वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और जो नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उनका रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा भाई। ऐसा इसके अंदर दिया गया है, थोड़ा सा हम बता देते हैं भाई क्या दिया गया है। पहले वाली तो यही है कि जब हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे जो लायबिलिटीज हैं, वो जो एसेट्स हैं, वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर ट्रांसफर करते हैं तो पहले वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। जब या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिला दी जाए तो क्या होगा, पहले वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएंगे और नई कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। जब या 2 से अधिक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी तो पहले वालों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे और फिर बाद में नई के रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे भाई। सोसाइटी का स्प्लिटिंग या अमेलगमेशन सूरत में किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। और जब हम कह रहे हैं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलाएंगे तो ये सब चीजें उनके अधिकार
यानी कि उनके अधिकार या लाइबिलिटीज को चेंज नहीं करता, उनके दायित्वों को चेंज नहीं करता, उनके बाई लॉज को चेंज नहीं करता। जो उनके बाई लॉज हैं वो टर्म एंड कंडीशन के ऊपर दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मानने होते हैं भाई। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो ये हो गई भी आज हमारी धारा नंबर 15 तक। इसी तरीके से धारा नंबर 132 तक हम डिस्कस करेंगे 20 अध्याय के। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगी। इसलिए जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी जो बटन है वो प्रेस करें। इसके साथ में इसके अगर कंप्लीट नोट्स आते हैं तो नोट्स के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए भी आपको वही नोट्स नीचे मिल जाएंगे स्पेशल सब्जेक्ट के। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगातार आप चैनल से जुड़े रहें और हम एफेड की क्लास भी लेके आएंगे, नेफेड की क्लास भी लेके आएंगे, विटा की क्लास भी लेके आएंगे, अमूल की क्लास भी लेके आएंगे। इन सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।